नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन के आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलवर से ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना गाजी के किशोरी ग्राम पंचायत में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पटवारी प्रकाश मीणा को एसीबी ने ट्रैप किया है। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया गया। भूमि की पैमाइश करने की एवज में घूस मांगी गई थी। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, पूरी जानकारी दीजिए खबर को लेकर और कैसे मिली ये एसीबी को कार्रवाई, ये भी बताइएगा जरा। जी, ये अलवर जिले के थाना गाजी पंचायत समिति क्षेत्र का मामला है। किशोरी ग्राम पंचायत के पटवल का जो पटवारी है प्रकाश मीणा के द्वारा परिवादी के जो जमीन है, परिवार के जो भाई का विवाद जो चल रहा था उसकी पैमाइश करने को लेकर के पटवारी के पास गए थे। तो प्रकाश मीणा जो पटवारी है उसके द्वारा 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी और ये सरकारी एक फीस दी जाती है। उस फीस के बाद ये प्रक्रिया होती है कि पटवारी जाकर के पैमाइश करे। इसका कोई फीस अलग से पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन पटवारी के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है 60,000 रुपए दिए जाए तभी वो पैमाइश करेगा। इसके बाद पटवारी के द्वारा एसपी अलवर आकर के एसीबी के एसपी है विजय सिंह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। और कर लेते और बड़ी खबर का, न्यूज 18 की खबर का बड़ा और दमदार असर हुआ है। भीलवाड़ा में अवैध वसूली मामले में कार्रवाई की गई। परिवहन निरीक्षक चंचल माथुर को एपीओ किया गया है। परिवहन विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मावली एमएलए ने अवैध वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा था। तो वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक विधायक ने पुलिस को रंगे हाथों पकड़ा था। और ज्यादा जानकारी लेंगे, राहुल कौशिक सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है, क्या कुछ जानकारी से लेकर? बिल्कुल, कल का मामला है ये। और मावली विधायक जो कि भिलौड़ा होते हुए उदयपुर के लिए निकल रहे थे, उस समय इन्होंने देखा कि ट्रकों का काफिला खड़ा हुआ है और उस टाइम ये वहां पर उतरे और इन्होंने सिपाही से पूछा कि इनको क्यों रोक रखा है और क्या मामला है। इन्होंने चंचल से बात करने की कोशिश की पर वो हड़बड़ा गए और उनका जो कार्य वो कर रहे थे, अवैध वसूली कर रहे थे, वो सामने आ गई और एक सिपाही भी भाग गया। उसको लेते हुए जो खबर चलाई गई, उस खबर का असर ये हुआ कि आज इनको ईपीओ कर दिया गया है। चंचल माथुर को यहाँ से हटा दिया गया है। जी। और राहुल, जो पुलिस वाला वहां से भागा था उसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई है फिलहाल? जी, अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, नहीं इस प्रकार की जानकारी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंचल माथुर को हटा दिया गया है, पर चंचल माथुर के द्वारा जो लोग इस अवैध वसूली का रुपया बांट रहे थे, जिसके दिवसों पे कार्य हो रहा था, उन पे कार्रवाई कब की जाएगी? जी बिल्कुल राहुल, परिवहन निरीक्षक चंचल माथुर को ही एपीओ किया गया है, तो उम्मीद है कि अब जो बाकी घुसखोर हैं उनके अंदर भी डर बैठेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। पिछले 85 दिनों से आंदोलनरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आज 51 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरुआत कर दी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री समेत सरकार के तमाम मंत्री अग्निवीरों को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायक जो कि कई दिनों से धरना दे रहे हैं, वो उनकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने कहा, जब तक संविदा कैडर में शामिल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 10 महीने तक कोरोना के काल में भयंकर आपदा में बिठाए रखा और उनको ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया। आज 85 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके आंसू आपको क्यों नहीं दिखते? आपकी संवेदनशीलता दिखाइए और इन्हें संविदा कैडर में शामिल करके घर लौटने का आश्वासन दीजिए, तभी ये यहाँ से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने कोरोना वीर पिछले 4 महीने पहले 5 महीने पहले लगा के उनको आज दरकिनार कर दिया और विरोध करने के लिए कांग्रेस सरकार दिल्ली में जाके जो वहां पे केंद्र की सरकार है उनको बार बार अग्निवीर के लिए जता रही है, जो कि 4 साल के लिए नौकरी ली थी। इन्होंने तो 3 महीने के अंदर कोरोना वीर बना के यहाँ पे शहीद स्मारक पर बैठने को मजबूर कर दिया। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की हठधर्मिता लेके आप बैठे हो, मैं आपको कहता हूं कि आने वाले समय में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उधर राज्य सरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज राजनीतिक मुकदमे वापस लेगी, इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। सीएम गहलोत ने इसे लेकर जानकारी जुटाने के भी निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
सियासत में सियासी रार सड़क से सदन तक आम है। सत्ता पक्ष के खिलाफ बात बात पर विपक्ष का उबाल भी आम है, लेकिन विपक्ष का विरोध जब दहलीज पार कर जाए तो मामला कोर्ट कचहरी के फेर में फंस जाए। मगर जब सरकार बदलती है तो ऐसे मुकदमों से छुटकारे की उम्मीद भी जगती है। अब गहलोत सरकार भी बीजेपी राज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दर्ज केसों की वापसी की कवायद में जुट गई है और पीसीसी चीफ डोटासरा को इसमें कोई बुराई भी नहीं लगती। लेकिन हर सरकार जब सरकार बनती है उसके बाद में पूरी जांच प्रक्रिया करवा करके जो ऐसे केसेज होते हैं जो पॉलिटिकल आधार पे होते हैं और गृह मंत्रालय उसको वापस लेने की सहमति प्रदान करता है, उसको हम लोग कोर्ट में वापस लेने की प्रक्रिया में डाल करके उसको काम को पूरा करते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। इस दौरान कानूनी रूप से पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। प्रक्रिया होती है और जो मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं, जिनकी कानून अनुमति देता है, जिन प्रक्रियात्मक तरीके से जो संभव है, उस तरफ ध्यान रखा जाए। राज्य सरकार के इस फैसले से उन कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 100 से 150 नेताओं कार्यकर्ताओं पर बीजेपी राज में मामले दर्ज हुए थे जिन्हें वापस लिया जा सकता है। राहत की खबर है, लेकिन फिर भी एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुछ नाराज हैं। एनएसयूआई कांग्रेस का कार्यकर्ता अभी भी अपने मुद्दों को वापस लेने को लेकर दर-दर भटक रहा है और जबकि भाजपा के बड़े नेताओं को हम मुद्दों को वापस लेने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता में, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता में, एनएसयूआई कार्यकर्ता में एक कांग्रेस की सरकार में होते हुए वो अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि पीसीसी चीफ बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की खबर को गलत बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहत मिलेगी इस पर मुहर जरूर लगा रहे हैं। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश की राजनीतिक स्थितियां एनडीए के माकूल हैं। ऐसे में यह तय है कि 1 महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन करते ही सुदूर अंचल में बैठे आदिवासियों के चेहरे खिल गए। सियासी पंडित इसे बीजेपी का आदिवासी वोट साधने का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहिए या फिर अगले चुनाव में जीत की राह तैयार करने का मिशन। इसे आदिवासियों को साधने की कवायद कहिए या फिर विपक्ष की एकता की हवा निकालने की चाल। लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए कैंडिडेट के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के साथ एक बात तय हो गई है कि 1 महीने बाद देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जी हां, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति उम्मीदवारी के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ललन सिंह, पशुपति पारस, रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद प्रस्तावक रहे। इसके अलावा राजस्थान के 6 विधायक और 3 सांसद भी प्रस्तावक बने। नामांकन दाखिल करने से पहले मुर्मू ने संसद में महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। द्रौपदी मुर्मू महिला होने के साथ आदिवासी वर्ग से आती हैं। जाहिर है बीजेपी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों के बीच अपनी छवि को और निखारना चाहती है।
हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हर चीज कांग्रेस की तरह वोट बैंक से नहीं तोली जाती, लेकिन समाज को भरोसा पैदा करने के लिए एक संदेश देना होता है सकारात्मक रूप से, क्योंकि लोकतंत्र बहुलतावादी है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर रंग के हर छटा के लोग हैं। उनका देश के लोकतंत्र में उनको अच्छी जिम्मेवारियां दी जाएं, अच्छी जगह वो सुशोभित हों, तो देश के लोगों में एक भरोसा पैदा होता है। इसलिए ये किसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं, लोगों में, जनजाति के लोगों में एक भरोसा पैदा करने का एक निर्णय है। आदिवासी संगठनों का दावा है कि उनका 70 सीटों पर प्रभाव है और वो चाहे जिसे सत्ता में ला दें, चाहे जिसे सत्ता से बेदखल कर दें। इसलिए बीजेपी हो या कांग्रेस आदिवासियों पर हमेशा डोरे डालती रही है। मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए जाने को बीटीपी के प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा बीजेपी का सियासी कदम मान रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ आदिवासियों के वोट बैंक को प्राप्त करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है, जिसको भारत के आदिवासी समझ चुके हैं। पूर्वोत्तर से लेकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना के आदिवासी समुदाय को करीब लाने के लिए बीजेपी बरसों से काम कर रही है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाना भी उसी दिशा में एक बड़ी कवायद मानी जा रही है। यही वजह है कि आदिवासियों में अपनेपन का भाव पैदा करने के लिए राजस्थान के विधायक सांसदों को प्रस्तावक बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का सोच इसके आधार पर धरती पर उतरने का एक बहुत ही उत्तम साधन अपनाया है। मैं उस ट्राइबल क्षेत्र से 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। मुझे बेहद खुशी है कि गरीब के परिवार में पैदा हुई बच्ची इस देश का राष्ट्रपति का पद को सुशोभित करेगी। पिछली बार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने दलितों में अपनी इमेज बिल्डिंग की पूरी कोशिश की थी, जिसका फायदा भी उसे हुआ। और अब द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी एक और नया इतिहास बनाने जा रही है, जिसका तोड़ फिलहाल तो विपक्ष के पास कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। द्रौपदी मुर्मू अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रपति बनने जा रही है, मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इसका कोई सियासी फायदा नहीं उठाएगी। जहां भी चुनाव होंगे बीजेपी से जोर शोर से मुद्दा बनाएगी और आदिवासियों को रिझाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेगी। आखिर लोकतंत्र में वोट ही सबसे बड़ी ताकत होता है और बीजेपी भला ऐसा कर रही है तो इसमें बुरा भी क्या है। बाबूलाल धायल, न्यूज 18, जयपुर। वहीं सिरोही की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को किडनैप कर रेप करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है, जबकि संदेह का लाभ देते हुए दूसरे आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन 19 गवाहों की गवाही और सबूतों के मद्देनजर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई। नाबालिग के पिता ने इस मामले को लेकर 2 सितंबर 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पीड़ित को गुजरात के पोरबंदर से डिटेक्ट किया। और जो प्रोसिक्यूशन की ओर से जितनी साक्ष्य आई और जितने तर्क हुए दस्तावेज साक्ष्यों से न्यायालय ने सहमत होकर अभियुक्त को भरत कुमार को दोषित किया था। उसके 2 सहयोगी जो साथ में थे उनको संदेह का लाभ देकर बरी किया था और इसकी भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आने के कारण न्यायालय ने इसको 20 वर्ष के कठोर कारावास से और 20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। सिरोही में नाबालिग के साथ में किडनैप कर और उसको रेप करने के मामले में आरोपी भरत कुमार को 20 साल की सजा और 20,000 का आर्थिक जुर्माना पॉक्सो कोर्ट ने दिया है। वहीं बता दें कि 2 सितंबर 2018 को नाबालिग के पिता ने सिरोही कोतवाली में एक जो है मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद में पुलिस कोतवाली ने तफ्तीश कर बताया कि नाबालिग लड़की जो है सिलाई सीखने के लिए जाती थी। उसके बाद में सिरोही के संजीवनी अस्पताल के बाहर खड़ी हुई और उसके बाद में उस लड़की को आरोपी भरत कुमार ने बाइक पर बिठाकर गुजरात के पालमपुर लेके गए और पालमपुर से बाइक छोड़कर गाड़ी में वह रवाना होकर जो है गुजरात के पोरबंदर में गए। पोरबंदर में उसके साथ में कई बार रेप हुआ। रेप होने के बाद में जो सिरोही ने पॉक्सो कोर्ट में मामला मुकदमा पॉक्सो एक्ट में दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद में
19 गवाहों को ध्यान में लेते हुए सबूतों के आधार पर जो है आरोपी भरत कुमार को 20 साल का पॉक्सो कोर्ट ने जो है कठोर कारावास दिया और 20,000 का आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के बड़े और मंझले बांधों की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदेश के ज्यादातर बांधों के हालात चिंताजनक हैं। बांधों में पानी लगातार घट रहा है। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में 67% बांधों में 20% से भी कम पानी बचा है। प्रदेश के कुल 278 बांधों में से इनकी तादाद 186 है। इन बांधों से सिंचाई से लेकर जलापूर्ति का संकट पैदा होने वाला है। अगर मानसून की जल्दी मेहरबानी के बाद पानी आवक शुरू नहीं हुई तो हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। सारे विभाग अगर मिलके साथ करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट अर्बन एरियाज में करें, ग्रामीण में पंचायती राज के थ्रू, नरेगा के माध्यम से थ्रू तालाब पौंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे, जितनी नालियाँ बनेंगी उतनी ही रिचार्जिंग होगी, तो उसका कर रहे हैं। और ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत भी एक प्रोविज़न लिया हुआ है कि जहाँ पे भी जल जीवन मिशन में जो स्रोत बनाए जा रहे हैं उसके लिए उनके पुनर्भरण का प्रावधान हमारे द्वारा लिया गया है। हम लग रहे हैं, विभाग भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहा है और विभाग की दूसरे विभागों से भी सामंजस्य करके इस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि इसका पुनर्भरण का अधिक से अधिक किया जाए ताकि पानी का रिचार्ज हो पाए। मानसून से पहले तैयार की गई राजस्थान में बांधों में जल भराव की स्थिति की रिपोर्ट में बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक राजस्थान के मंझले स्तर के करीब 67% बांध करीब सूख चुके हैं। बड़े जो बांध हैं जिनमें बीसलपुर जैसे बांध भी शामिल हैं, उनकी स्थिति भी बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। ज़्यादातर बांधों में 20% से भी कम पानी है, जबकि जो छोटे स्तर के बांध हैं उनमें करीब 467 बांधों में से 400 के करीब बांध सूख चुके हैं। ऐसे में राजस्थान के हालात अगर अच्छा मानसून नहीं आते हैं तो बहुत ही चिंताजनक हो सकते हैं। फिलहाल ज़रूरत है कि राजस्थान में बांधों को लेकर के तमाम जिम्मेदार विभाग संवेदनशीलता बरतें और गंभीरता के साथ में ऐसे बांधों के कैचमेंट इलाके से अतिक्रमण हटाएं जहां पर बरसात होने के बावजूद भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। जोधपुर के मोहित चौधरी अब फ्लाइंग ऑफिसर बन गए हैं। मोहित एयरफोर्स अकादमी हैदराबाद से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पायलट बने हैं। उन्होंने 18 जून को ही अपनी ट्रेनिंग पूरी कर पास आउट भी कर लिया है। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचे। उन्होंने अपने प्रशिक्षण के दौरान स्टेज 1 और स्टेज 2 में पिलातुस PC-7 मार्क II विमान उड़ाया। अब पास आउट होने के बाद मोहित फाइटर C लड़ाकू विमान उड़ाएंगे। मोहित ने अपने प्रशिक्षण के बारे में बताया कि प्रशिक्षण का शेड्यूल बहुत मानसिक दबाव और चैलेंजिंग भरा था। मैं और मेरे साथियों को IF के विंग्स मिलने के बाद हमारी इतने सालों का समर्पण और मेहनत सफल हुई है। अभी तो हाल फिलहाल हमें स्टेज 1 में मौका मिला था पिलाटस PC-7 मार्क II उड़ाने का, और स्टेज 2 भी मैंने पिलाटस पे भी उड़ाया। मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ। आपके जैसा तो नहीं, खुद की यूनिफॉर्म पहन रहे तो आपको कैसा फील होता है? बहुत गर्व होता है ये, बहुत गर्व होता है। हमारा दोस्त एक देश की सेवा कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।